नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए सबसे पहले जो खबर पेश करते हैं वो गज़ा से मुताल्लिक़ होती है। और हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह इसराइल तबाही व बर्बादी का नंगा नाच नाच रहा है, यानी उसकी दरिंदगी हद से गुजर गई है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक कि इसराइल का सवाल है, आप देखेंगे कि उसकी जो बुनियादें हैं वो अमेरिका की तायद पर टिकी हुई हैं। और इस बारे में कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका या इसराइल की तायद नहीं करता तो फिर उसका वजूद कभी के मिट गया होता। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं गज़ा। और गज़ा में जो खबरें आ रही हैं गज़ा से, उसमें बताया गया है कि 24 घंटों में मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और कमाल अदवान अस्पताल पर वो इसराइल ने दोबारा हमला किया। शुमाली गज़ा में इसराइली फ़ौज का मुहासरा भी जारी है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, आप देखेंगे कि इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ दरिंदगी का जो मुज़ाहरा किया है उसका सिलसिला हनूज़ जारी है, जिसमें अब तक 44,000 के करीब फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल पोलियो मराकज़ से लेकर हॉस्पिटलों से लेकर स्कूल्स और पनागज़ी कैंपों को भी निशाना बना रहा है, और मस्जिदों के साथ साथ गिरजाघरों को भी ज़मींदोज़ कर रहा है। और वो इंसानियत के ख़िलाफ़ और जराइम का मुसलसल इर्तिकाब कर रहा है। उसके बावजूद सारी दुनिया, ख़ासकर आलमी बरादरी और जो बड़ी ताकतें होने का दावा करने वाले ममालिक हैं, वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल ने किस तरह लेबनान पर हमला किया, और लेबनान में आपने देखा कि किस तरह हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद किया, उनकी बेटी को शहीद किया, और कई कमांडरों को वहाँ पर हिज़्बुल्लाह के उसने शहीद कर डाला। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो आदादुशुमार मंजर आम पर आए हैं उसमें बताया गया है कि 13 माह के दौरान इसराइल ने लेबनान पर जो हमले किए हैं उसमें 3002 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं, जिसमें 589 जो हैं ख़वातीन हैं और 185 यानी 185 बच्चे शामिल हैं। और जहाँ तक ज़ख्मियों का सवाल है, लेबनान में ज़ख्मियों की तादाद 13,492 बताई जाती है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक लेबनान में इसराइली फ़ौज की दरिंदगी का सवाल है, इसराइली फ़ौज ने लेबनान में एक ही दिन में 16 शहरियों को शहीद और 90 शहरियों को ज़ख्मी कर दिया है। अब देखना यह है कि अमरीकी इंतखाबात के बाद इसराइल का मौक़िफ़ क्या रहता है, इसराइल क्या करता है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दे रखी है कि हम इसराइल को दंदा शिकन जवाब देंगे। अब वो जवाब कब दिया जाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं वाशिंगटन DC। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और वहाँ पर रायदही का आगाज़ भी हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा जो सदारती इंतखाबात है वो अमेरिका के मुस्तकबिल का तयन करेंगे, यानी अमेरिका की जो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका को, वो हैसियत बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, उसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है या कमला हैरिस का सवाल है, ये इन दोनों में कहा जा रहा है कि टक्कर का मुकाबला है। वैसे भी जहाँ तक रायदही का आगाज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रायदही का आगाज़ हो चुका है और दोनों उम्मीदवारों के दरमियान टक्कर का मुकाबला है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके वोट्स बहुत ही फैसला कुन है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका की तारीख़ का सवाल है, अगर आप देखेंगे कि 1789 से अब तक तकरीबन 46 सदूर अमेरिका के बने हैं, और जिनमें एक भी खातून शामिल नहीं है। जबकि अमेरिका ऐसा मुल्क है जहाँ पर हुकूक़ निस्वा यानी ख़वातीन की हुकूक़ की बहुत ज़्यादा बातें की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेरिका के 46 सदूर जो अब तक आए हैं उनमें एक भी खातून सदर मौजूद नहीं है। और आपने देखा कि पिछली मरतबा किस तरह हिलारी क्लिंटन को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। तो बहरहाल जहाँ तक कमला हैरिस का सवाल है, कमला हैरिस का ताल्लुक़ आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदुस्तान के जनूबी रियासत तमिलनाडु के चेन्नई से है, एक वह छोटे से गांव से है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी वालिदा आला तालीम के लिए अमेरिका मुंतकिल हो गई थी। तो बहरहाल कमला हैरिस के बारे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर उन्हें 1.2 पॉइंट्स की 1.2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल हो गई है। और ये टक्कर का मुकाबला है, ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन उम्मीदवार कामयाब होगा। लेकिन जहाँ तक अमरीकी मौरिख आप देखेंगे लचमैन का सवाल है, उन्होंने पेश क़यासी की है कि ट्रंप को शिकस्त होगी और
कमला हैरिस को कामयाबी मिलेगी, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि लचमैन न सिर्फ हिस्टोरियन है बल्कि उन्होंने अब तक 10 सदारती इंतखाबात में फिर जो भी पेशकश की है उसमें 9 में कामयाबी मिली है, यानी 9 उनकी जो पेशकशियाँ थी वो दुरुस्त साबित हुई। अब उन्होंने कमला हैरिस की कामयाबी की पेशकशी की है। अब देखना यह है कि क्या कमला हैरिस कामयाब होती है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक पोल्स का सवाल है, अगर मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अमरीकी जरीदे है फॉर्च्यून, उसके मुताबिक कमला हैरिस की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक डेटा साइंटिस्ट हैं थॉमस मिलर, उन्होंने भी कहा है कि कमला हैरिस को कामयाबी मिलेगी। और ये वही थॉमस मिलर हैं जिन्होंने 2016 में ट्रंप की कामयाबी की पेशकशी की थी। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इन इंतखाबात में कौन जीतता है, ट्रंप जीतते हैं या फिर कमला हैरिस को कामयाबी मिलती है। लेकिन एक बात यह है कि अगर ट्रंप हारते भी हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और जीतते हैं तो वो जेल जाने से बच जाएंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनकी कामयाबी के 95% इम्कानात हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं एलन मस्क जैसे अरबपति दुनिया के वो ट्रंप की तायद कर रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या उनकी तायद ट्रंप को कामयाब बनाती है। अगर ट्रंप नाकाम होते हैं तो फिर एलन मस्क की भी खैर नहीं है। वैसे भी जहाँ तक अमरीकी इंतखाबात का सवाल है, सारी दुनिया की नज़रें उस पर जमी हुई हैं। और आपको बता दूं कि किसी पोलिंग स्टेशन पर 7 बजे सुबह और किसी पर 9 बजे सुबह पोलिंग का आगाज़ हुआ है। और अब देखना यह है कि किस तरह वहाँ नताइज मंजर-ए-आम पर लाए जाते हैं, क्योंकि हुक्काम ने वाज़े तौर पर ख़बरदार कर दिया है कि गड़बड़ और तशद्दुद के वाज़े इम्कानात पाए जाते हैं, चाहे ट्रंप हारें या जीतें। तो बहरहाल अमरीकी इंतखाबात में अब देखना यह है कि ट्रंप को कामयाबी मिलती है या कमला हैरिस को कामयाबी मिलती है। और जो पोल्स अब तक मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, पेशकशियाँ की जा रही है कमला हैरिस के तायद में। लेकिन एक बात बता दूँ कि गोदी मीडिया ट्रंप की तायद में है, और वो ये मुख्तलिफ सर्वेस के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन हम आपके लिए चलते हैं तारीख़ी शहर हैदराबाद। फ़र्क़त बुनियाद हैदराबाद आज ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के इस्तक़बाल के लिए तैयार है। और आपको बता दूं कि राहुल गांधी जैसे ही हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद में उनका शानदार इस्तक़बाल किया। अवाम ने उनके तायद में, उनके हक़ में, उनके हिमायत में नारे लगाए और उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि राहुल गांधी ने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा लगाया है वो जनूबी हिंद के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी पसंद आया। हालांकि आप देखेंगे कि फ़िरका परस्त दरिंदे और फ़िरका परस्त जो ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो पूरी तरह ये चाहते हैं कि जनूबी हिंद को भी अपने फ़िरका परस्ती के जहर में रंग दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जनूबी हिंद में तालीम याफ्ता लोगों की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से ये इलाका फ़िरका परस्ती से किसी कदर बचा हुआ है। लेकिन ऐसा लगता है कि रियासत तेलंगाना में फ़िरका परस्त दरिंदे किसी न किसी बहाने अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि रियासत तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करें। तो बहरहाल अब ये आवाम का फ़र्ज़ बनता है कि वो तरक्की को की जानिब जाते हैं या फ़िरका परस्त दरिंदों की हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहिए, तो बहरहाल राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान ही नहीं, ऐसा लगता है कि मोहब्बत के शोरूम्स खोल दिए हैं। और आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस बरसर इख्तिदार है वहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम ज़ात पात पर मबनी जो हैं वो सर्वे कराएंगे, घर घर सर्वे कराएंगे, और जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी इतनी तरक्की में या दूसरे जो स्कीमात हैं उसमें हिस्सेदारी होगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन रियासत तेलंगाना में कल से घर घर जामे सर्वे यानी सोशियो इकनॉमिक सर्वे शुरू हो रहा है, जिसमें आपको बता दूं कि 84,000 के करीब असातिज़ा, टीचर्स और सरकारी मुलाजिमीन हिस्सा ले रहे हैं शुमार कुनंदा की हैसियत से। और वो फिर लोगों से मिलेंगे और लोगों से तकरीबन 75 सवालात किए जाएंगे घर घर पहुंचकर। यकीन मानिए कि आपको इस सर्वे में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए और क्योंकि इस सर्वे के ज़रिए आप अपनी शिनाख्त बना सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हमारी मादरी ज़बान उर्दू है और हम BCE से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए अगर आप BCE आते हैं या BCB में शामिल होते हैं तो फिर आपको तहफ़्फ़ुज़ात के समरात हासिल होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, फिर मुलाजिमतों का सवाल है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में ये यानी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश से ही मुसलमानों को डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेसी हुकूमत ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात
फराहम किए थे, जिसका सिलसिला आज भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जारी है। अब राहुल गांधी ने जिस अंदाज में कहा था कि मैं हिंदुस्तान भर में यही चाहता हूं कि ज़ात पात पर मबनी सर्वे हो, ताकि जिसकी जितनी आबादी हो उसकी इतनी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो। तो बहरहाल रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम एक ऐसे सर्वे करवाएंगे जो सारे मुल्क के लिए एक मिसाली और नमूना होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह का MLC आमिर अली खान साहब ने भी इस सिलसिले में आवाम बिलखुसूस अक़लियतों से अपील की है, मुसलमानों से अपील की है कि वो इस सर्वे में ज़रूर हिस्सा लें। ये घर घर सर्वे है, आपके पास शुमार कुनिंदा जो कुनिंदगान हैं वो आपके पास पहुँचेंगे और आपसे सवालात करेंगे, आपकी जायदाद से मुतालिक, आपकी तालीम से मुतालिक, आपके यानी मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक आपसे सवालात करेंगे और आप ज़रूर इस सर्वे में हिस्सा लें। वैसे नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी आज मुलाकात कर रहे हैं गांधी आइडियोलॉजी सेंटर बोयिनपल्ली में। वहाँ पर दानिश्वरों को और जो समाज के जहदकार हैं, या चाहे समाजी जहदकार हों या फिर सियासी जहदकार हों या फिर माहिरीन तालीम हों, और तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियतों को भी उन्होंने यानी कांग्रेस, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मदऊ किया है, उनसे भी वो तबादिले ख्याल करेंगे। वैसे भी राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद भी तेलंगाना इसलिए आए हैं ताकि आवाम को इस जानिब राग़िब कर सकें कि वो इस कॉम्प्रहेंसिव सर्वे में जो कास्ट बेस्ड है उसमें हिस्सा लें और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि रियासत तेलंगाना की आमदनी बढ़ाने के लिए या आमदनी के वसाइल में इजाफे के लिए रियासती हुकूमत ने प्लॉट्स, जो ओपन प्लॉट्स हैं और फ्लैट्स हैं, जो सरकारी फ्लैट्स, उनके एक्शन का फ़ैसला किया है, यानी उनकी बोली लगाने का फ़ैसला किया है। तो ये एक सुनहरी मौका है, जो लोग जायदाद ख़रीदने चाहते हैं या इमला ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इस एक्शन का सवाल है या बोली लगाने का या हर्राज का सवाल है, ये म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से किया जाएगा इसका इंतज़ाम। और अगर आप हैदराबाद के अतराफ अकनाफ यानी प्लॉट्स हैं और ओपन प्लॉट्स हैं या फिर फ्लैट्स हैं ख़रीदना चाहते हैं, तो उसी सरकारी शरह पर आपको बोली लगाकर ये फ्लैट्स हासिल करने का मौका दिया जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं, ये कल ही कैबिनेट सब कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि रियासत की आमदनी में इजाफ़ा करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े इख्तियार किए जाएँ। चुनांचे ये तरीक़ा इख्तियार किया जा रहा है कि जो ओपन प्लाट्स हैं या फ्लैट्स तामीर कर दिए गए हैं, उनका हर्राज किया जाएगा और उससे जो रकम हासिल होगी वो रियासती ख़जाने में जाएगी, जिससे रियासत की आमदनी में इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर के अहदे पर योगी आदित्यनाथ फायज़ हैं, और आदित्यनाथ से लेकर आप देखेंगे कि बीजेपी पर ये इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि वो फ़िरक़ा परस्ती पर मबनी सियासत करती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह हो या बीजेपी के दीगर कायदीन हो, वो जिस अंदाज़ में बात करते हैं, जिस अंदाज़ में उनकी इंतखाबी तकारीर होती हैं, वो यकीनन फ़िरक़ा परस्ती की और इश्तियाल अंगेज़ी की तारीफ़ में आती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि खामोशी अख्तियार करता है, और इलेक्शन कमीशन को इस मुजरिमाना खामोशी के लिए जवाबदह बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहाँ से एक अहम खबर आ रही है। आपको ये भी बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 23,500 मदारिस हैं और 16,000 मदारिस ऐसे हैं जो मुसल्लिमा हैं, और मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो हैं उसके तहत ये मदारिस चलाए जाते हैं। और ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट है 2004, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और इस कानून के बारे में आपको बता दूं कि इसी कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी बेदर्दी के साथ काले दम करार दिया था, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था, गैर दुरुस्त था। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला तो दिया है, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ
मदरसा एजुकेशन ला 2004 जो है उसको बरकरार रखा है, उसकी कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है, लेकिन दीनी मदारिस का फाजिल और कामिल की डिग्रियां जारी करने का जो इख्तियार था उसे महदूद कर दिया है। वसीम नाज़रीन, आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून के बारे में कहा था कि ये कानून सेकुलरिज्म के उसूलों के मगायर है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले से आपको बता दूं कि कम से कम 16,000 दीनी मदारिस के 17 लाख तलबा और असातिज़ा को फ़ायदा होगा। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारसीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने ये तारीख़ी फ़ैसला दिया है। और ये तारीख़ी फ़ैसला उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, उनकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हाई कोर्ट ने मदारिस को बंद करने और तलबा को रियासत के दूसरे स्कूलों में शरीक करवाने का हुक्म दिया था, लेकिन अब ये हुक्म कालेदम करार दिया गया है, जिससे दीनी मदारिस के तलबा को और असातिज़ा को काफ़ी राहत पहुँचेगी। नाज़रीन, हम आपको ले जाते हैं तेलंगाना में। आपको जैसा कि मैंने बताया है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें या राइट विंग्स जो ऑर्गेनाइजेशन है या राइट विंग एलिमेंट्स है, वो जानबूझकर ऐसा लगता है कि फ़िरक़ा वाराना माहौल को परागंदा करने या आलूदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मंदिरों में तोड़फोड़ भी की जा रही है। और आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान जो भी वाक़यात पेश आए हैं, 1-2 वाक़यात को छोड़कर तमाम वाक़यात में गैर मुस्लिम अनासिर शामिल हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में वाक़ है और इस इलाके में एक कॉलोनी है, एयरपोर्ट कॉलोनी, वहाँ पर की हनुमान मंदिर में कल रात किसी ने दाखिल होकर वहाँ मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया और काफ़ी नुकसान पहुँचाया। उसके बाद जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने वहाँ जमा होकर एहतजाज किया और कल शमशाबाद बंद का ऐलान भी कर दिया, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। और आपको बता दूं कि उसका ताल्लुक़ अक्सरियती फ़िरक़े से है और ये भी बताया जाता है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और उसका नाम जो बताया है कुरपाल सिंह बताया गया है, जिसके सन ऑफ श्रीपूर्ति लाल गणपति सिंह बताया गया है उसका नाम, और उम्र जो है उसकी 56 साल है। बहरहाल ये जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उन्होंने तो बंद का ऐलान कर दिया है, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये शख्स कोई मुसलमान नहीं बल्कि अक्सरियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, तो पता नहीं अब देखना ये है कि वो बंद की कॉल वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और मुश्तबा शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया है। ఈరోజు మంగళవారం శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కాలనీ హనుమాన్ టెంపుల్లో పొద్దున్న 6 గంటలకు ఒక ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ అయింది. మాకు నవగ్రహాలని డ్యామేజ్ చేశారని మనకి ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ అయితే ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ చేయడం జరిగింది. ఇమీడియట్ గా మా క్లూస్ టీమ్, మా క్రైమ్ టీము, మా CCTV టీము అందరూ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ టీమ్స్ కూడా డిప్లాయ్ చేస్తాం జరిగింది. లోకల్ పాపులేషన్ అందరిని కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తాం జరిగింది. దాంతో ఒక వ్యక్తిని సస్పెక్ట్ గా అందరు కూడా వ్యక్తం చేశారు. అతన్ని కూడా కస్టడీలోకి తీసుకున్నాము, ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము. దీని మీద తగిన సెక్షన్లు పెట్టి విచారణ FIR కూడా చేస్తాం జరిగింది. లోకల్ టెంపుల్ కమిటీ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తాం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా మళ్ళీ ప్రతిష్ఠించాలనే దానిపైన డిస్కషన్ చేస్తాం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే సిచ్యువేషన్ అంతా పీస్ఫుల్ గానే ఉంది. ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద లోకల్ పాపులేషన్, ఆల్ పోలీస్, లోకల్ పోలీస్ అందరూ కూడా సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా లోకలైజ్ చేసినందుకు కూడా అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. సార్, ఇప్పుడు ఎవరు చేసిన గుర్తించారా మీరు? ఇదంతా కూడా లోకల్ పాపులేషన్ సస్పెక్ట్ వ్యక్తం చేసిన అతన్నే మన కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది, విచారణ జరుగుతుంది. ఇంకా 100% మనకి ఇంకా ఆల్ విధాలుగా ఎన్ని ఉన్నా కూడా దగ్గరలో ఉన్న CCTV కెమెరాస్ కూడా వెరిఫికేషన్ నడుస్తుంది ప్యారలల్ గా. విత్ ఇన్ నో టైం नाज़रीन, आपको हम लिए चलते हैं महाराष्ट्र में। वैसे तो इंतखाबात यानी इंतखाबी मौसम है, लेकिन वहाँ पर एक 24 साल खातून को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी कि अगर तुम 10 दिनों के अंदर मुस्तफ़ी नहीं हो जाते या रिज़ाइन नहीं करते तो फिर तुम्हारा भी हशर बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, अक्सर देखेंगे कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो नफसियाती तौर पर बीमार रहते हैं, ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं या कहीं ना कहीं वो नफसियाती दबाव का शिकार रहते हैं। तो बहरहाल विलासनगर थाना की रहने वाली फ़ातिमा खान, जिनका नाम है, उम्र 24 साल है और ये जो खातून है वो ग्रेजुएट भी हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर काम करती हैं। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक ईमेल के ज़रिए और कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ अंदरूने 10 दिन इस्तीफ़ा नहीं देता तो फिर उसका हशर भी बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। पुलिस परेशान हो गई और पुलिस ने जब पता लगाया तो ये काम
फातिमा खान का यानी मंजर यहाँ पर आया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया, यानी पूछताछ की, यानी उनके घर पर ही रखते हुए उनसे पूछताछ शुरू की है। और कहा यह जा रहा है कि उनके भाई और वालिद का कहना है कि ये खातून ज़हनी तौर पर परेशान है, इसलिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है। अब देखना यह है कि मुंबई पुलिस इस खातून को इल्ज़ामात से बरी करती है या नहीं करती है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।